press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अरविंद शुक्ला जी। अरविंद शुक्ला गांव कनेक्शन के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री पर। शुक्रिया अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा बहुत समय बाद हमारे साथ हमारे कॉलमनिस्ट स्तंभकार हमारे आनंद वर्धन हमसे जुड़े हैं। आनंद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। तो आनंद काफी समय से कुछ समय से पटना रह रहे हैं और वहीं से हमसे लाइव जुड़ते हैं चर्चा में और हफ्ता में, जो हमारे दोनों पॉडकास्ट हैं। तो अक्सर आप एक दिक्कत आती है आनंद के साथ जुड़ने में कि वो उनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत गड़बड़ रहता है। तो तमाम दावों के सुशासन के सब कुछ के बाद भी, नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बाद भी बहुत सारी बेसिक चीजें अभी भी दिक्कत में हैं बिहार में। आनंद, शायद ये जो कंपनी से मैं इंटरनेट सेवा लेता हूँ शायद उसकी समस्या है। तो मैं ये बदलने वाला हूँ और अगले सप्ताह तक शायद बेहतर हो। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि कई बार हमारे जब आनंद की बातचीत बीच में कट होती है या ऑडियो में प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। उनका ये कहना है कि जैसे खाने के बीच में मुंह में कंकड़ आ जाए, ऐसे होता है जब ऑडियो किसी की चली जाती है। और विशेषकर आनंद के, क्योंकि उनके जो थॉट्स, उनके जो विचार होते हैं उसको लेकर जो हमारे श्रोता हैं बहुत जागरूक और बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा हमारे असिस्टेंट एडिटर मेघनाथ भी हमारे साथ हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बात बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर कहूँ उससे बेहतर है कि आप पहले जो विषय हैं उसके बारे में एक बार हमारे जो श्रोता हैं उनको सारा बता दें, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, हम कुछ हेडलाइंस जो है वो पहले तो हम किसान जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। 3 बिल पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में लास्ट वीक। संडे को जो 2 बिल पास हुए वो थोड़े से डिसरप्शन में पास हुए थे और बहुत सारे प्रोसीजरल नॉर्म्स भी का उल्लंघन कर दिया था। और उसके अलावा ऑपोजिशन का बहुत हंगामा भी देखने को मिला था, तो इस पर बात करेंगे। और स्पेशली ये फार्म बिल में क्या है और हमारे यहाँ पे फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और अभी बिहार की भी खबरें आ रही है कि वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट विषय जो है वो है दीपिका पादुकोण को समन किया गया है एनसीबी ने। उनके कोई 2017 के चैट्स निकले हैं जिसमें उन्होंने माल प्रोक्योर करने की बात की है। माल मतलब हैश। और उसके लिए उनका कल, आज फ्राइडे है, आज 25 तारीख है, 11 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनको कल समन कर दिया गया है। और फिर इसके आसपास टीवी मीडिया का बहुत ज्यादा तमाशा चालू है। एक इंसिडेंट हुआ जहां पर रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी नाम के एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा गया एक एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर। और फिर उसमें भी बहुत सारा बवाल हुआ कल, तो उस पर भी थोड़ा सा इसमें जोड़कर बात करेंगे। इसके अलावा डीन जोन्स जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, वो कमेंटेटर भी थे, उनकी मौत हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट से। सडनली उनको एक कार्डियक अरेस्ट आ गया था कल और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो आई थिंक आनंद इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ये 3 विषयों के अलावा और भी कुछ हेडलाइंस हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर कोविड की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। 90,000 से ज्यादा डेथ्स अब दिखाई दे रहे हैं और हम दूसरे स्थान पर है इन्फेक्शन रेट्स को लेकर। तो कोविड जो वैक्सीन से लेकर बात हो रही है, तो 150 नेशंस ने एक अलायंस बना लिया है वैक्सीन सप्लाई के लिए 2021 के एंड तक। पर इसमें से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना इसके पार्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ बायलैटरल डील्स कर लिए हैं वैक्सीन के लिए। कोवैक्स जो प्लान है उसके लिए।
सुरेश अंगाडी जो हमारे एमओएस है रेलवेज के, वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई है। 65 इयर्स के थे वो। उन्होंने ट्विटर पर बोला था कि वो ठीक है एक्सेट्रा, पर वेडनेसडे को उनका निधन हो गया। उमल खैर के जो हियरिंग है, जो बेल एप्लीकेशन की, वो भी पोस्टपोन हो गई है अक्टूबर 22 तक। तो मतलब 1 महीने तक उनको और जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रशांत कनौजिया जो जर्नलिस्ट है, उनका भी बेल प्ली अब 4 वीक में आएगा, जो कि उनको अगस्त 18 को अरेस्ट किया गया था और कस्टडी में थे। अब उनका भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, तो वो भी अभी भी जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे। इसके अलावा सुधा भारद्वाज का भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्ली जो थी वो खारिज कर दी कल, तो अभी भी उनको बेल मिलने की सारी संभावनाएं अभी खत्म है जी। और एक्चुअली एक छोटा सा विषय मैं लाना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि ये ड्रग्स के कवरेज का मामला है, जिसमें सब सेलिब्रिटीज़ को अभी एक एक करके समन किया जा रहा है और एनसीबी द्वारा। तो इसमें कुछ बड़े फैशन डिज़ाइनर का भी नाम आया है, कुछ एक्टर्स का भी नाम आया है, और यशराज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को भी उन्होंने समन किया है। अभी न्यूज आ रही है कि कुछ क्रिकेटर भी अभी समन किए जाएंगे। तो फिर ये बहुत मामला ये थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल खबरों का हेडलाइन है। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है एक, कि ये सारा का सारा नाटक शुरू हुआ था सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद, कथित आत्महत्या, वो शायद उसमें हत्या का एंगल भी जोड़ा गया, और वहां से बात जो शुरू हुई थी, फिर ये कहा गया कि नहीं, ये असल में आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है। फिर वहां से नेपोटिज्म की बात की गई कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है उसकी वजह से आत्महत्या हुई। फिर वहां से बात चली कि शायद डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या उन्होंने की, और वो डिप्रेशन। फिर वहां से एक मोड़ लेते हुए बात पहुंची कि नहीं, उनको ड्रग दिया गया था और ड्रग देते थे ये लोग। और वहां से फिर आज की तारीख में ये जो पूरा मीडिया का सर्कस चला 3 महीने 2 महीने उनकी मौत के इर्द गिर्द, उसमें सुशांत को न्याय मिला नहीं मिला, अब इसमें मीडिया की इंटरेस्ट का कोई रुचि नहीं है। जो टेलीविजन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मैं संदर्भ में ये पूरी बात कह रहा हूँ, अब वो भूल चुका है। अब वो पेपराजी बनकर सेलिब्रिटीज के पीछे लगा हुआ है कि कौन कौन ड्रग लेता है। अब वो ड्रग से लोगों को मुक्ति दिलाने में लगा हुआ है, सुशांत को न्याय मिले ना मिले। तो ये स्थिति है टेलीविजन मीडिया की और उसकी क्रेडिबिलिटी की। खैर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। पिछला हफ्ता बड़ा हंगामा खेज रहा संसद भवन में। राज्यसभा में जो 3 अध्यादेश कृषि सुधार से संबंधित सरकार ने जारी किए थे लॉकडाउन के दौरान, उनको बिल के तौर पर पेश किया गया और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में बहुत हील हुज्जत हुई, काफी हंगामा हुआ। 8 सांसदों को निलंबित किया गया हंगामा करने के कारण, वहां पर असंसदीय व्यवहार के आचरण के कारण। तो एक चीज तो ये रही कि पूरा का पूरा जो राज्यसभा में मत पारित हुआ है, ये ध्वनि मत से पारित कराया उपसभापति ने, जो कि हरिवंश नारायण सिंह है, जो पुराने पत्रकार भी हैं। उसके लिहाज से न्यूज लॉन्ड्री के में उनकी चर्चा होना, थोड़ा ज्यादा विस्तार से चर्चा लाजमी होगी, क्योंकि बतौर पत्रकार जिस लोकतंत्र और जिन परंपराओं और जिन संसदीय मर्यादाओं का वो दम भरते थे, क्या उनका पालन उन्होंने किया। और बड़ी साफ सी बात थी कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, और संसदीय जो कार्यवाही है सत्र की, उसकी नियमावली भी बहुत साफ साफ कहती है कि अगर किसी मामले में विपक्ष और बाकी कोई भी सदस्य चाहते हैं कि किसी बिल को पास करने से पहले वोटिंग हो, तो वोटिंग कराना उपसभापति की जिम्मेदारी है। वो पूरी संसद, पूरी राज्यसभा के गार्डियन है, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि। इसके बावजूद जिस तरीके से पास करवाया उन्होंने ध्वनिमत से, एक तरह से उन्होंने सारी संसदीय परंपराओं, मर्यादाओं और उस पर नियमावली पर बुलडोजर चला दिया। तो सबसे पहली जो टिप्पणी है, मैं चाह रहा हूं कि आनंद आप दें कि सांसदों को तो विलेन बनाया गया, उन 8 सांसदों को हड़दंग के लिए, उद्दंडई के लिए, लेकिन जिस तरीके के जो व्यवहार और जो रवैया उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का था, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, या वो परंपराओं के अनुकूल था? देखिए, अभी ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें 2 तरह की बेचैनी दिखी दोनों पक्ष से, सरकार के पक्ष से और
विपक्ष के पक्ष से। सरकार के पक्ष से यह कि अल्पावधि वाली यह मॉनसून सेशन थी और इसमें ज्यादा से ज्यादा बिल पास करवा लेना, और जो कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स वाले, जो शुरुआती प्रॉब्लम्स वाले बिल हैं जिसपे विरोध के आसार ज्यादा हैं, उसको पारित करवाना। और यह एक बेचैनी थी, और दूसरी तरफ विपक्ष की बेचैनी थी कि इस सत्र से कुछ बड़े मुद्दे निकालना, क्योंकि एक जो मोबिलाइजेशन का एक बहुत ही की मुद्दा है, या जिस पर व्यापक जन असंतोष लाया जाए, वो मुद्दा जो है इस संसदीय सत्र से कुछ निकालना, ये दोनों की बेचैनी अपने अपने जगह थी। अब जो है कि एक टेक्निकलिटी वर्सेस एक दूसरी टेक्निकलिटी। अब एक जो पुराने, जैसे कि 2008-9 में एक हुआ था, 12-13 मिनटों में कई तरह के बिल, 22 या 23 बिल पास करवाए गए थे। इस तरह के एक की जो मतलब गलत प्रेसिडेंट्स जो पूर्वक सेट हैं, तो उसका भी एक, सभी चीज का एक टेक्निकल सॉल्यूशन होगा। अब जैसे इसमें अब कह दें कि लोग बैठे हुए नहीं थे, अपनी सीट पर नहीं थे, इसलिए हमने जो है वोटिंग नहीं करवाई। और दूसरी टेक्निकलिटी है कि आपको रूल बुक में है कि वोटिंग करवानी है। तो एक जार्गन वर्सेस अनदर जार्गन, एक टेक्निकलिटी वर्सेस अनदर टेक्निकलिटी। अब ये दोनों की जो है, अब इसका जो है एक चीज का और भारतीय सांसद फायदा उठाते हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया है, या संसदीय जो बहस है, या संसदीय जो भी कार्रवाई है, उसका उन्हें लगता है कि जो चुनावी गणित है, या जो पब्लिक डिस्कोर्स भी है, या परसेप्शन कहिए, डिस्कोर्स नहीं, जो जनधारणाएं हैं, पर उससे कोई जुड़ाव नहीं है। हम यहाँ कुछ भी करें, उसका कोई खास जुड़ाव नहीं है। और ये तो एक बड़ी बात है आनंद, कि जो संसद का सत्र होता है उसका पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा आई बॉल कैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ उसपे कि वो जो एक, जैसे 90 के दशक में इसकी बात, जैसे कि 90 के दशक में जब दूरदर्शन एक मात्र बड़ा जो ब्रॉडकास्टर था, और जब यह भी कह सकते हैं जब संसदीय कार्यवाही लाइव दिखाने लगी, तो इसका जो भी मीडिया विद्वानों ने अध्ययन किया है, तो या फिर उससे जो जुड़े राजनीतिक विश्लेषक भी पार्टियों के अपने होते हैं, तो इसका प्रभाव जो संसदीय बहस या ये का जनरली इसका प्रभाव जो है सामान्य तौर पे जो है मध्यवर्गीय शहरी वर्ग पे देखा गया है। तो आप जैसे सुदूर इलाकों में, चाहे ग्रामीण या छोटे कस्बों में वगैरह में जाइएगा, तो एक मतदाता का एक बड़ा जो वर्ग है वो इससे बहुत प्रभावित नहीं होता कि संसद में किसने क्या बहस की। तो इसका भी फायदा जो है एक बहुत सांसद उठाते हैं कि यहाँ उनके व्यवहार का, या यहाँ उनका क्या आचरण है, उसका कोई खास जो है उनके जो इमीडिएट इलेक्टोरल कंसर्न्स हैं, उनके जो चुनावी हम, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए मुद्दे से। एक तो ये है कि संसदीय प्रक्रियाओं में मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि 2008-9 में भी एक इस तरह का प्रेसिडेंट बना दिया गया कि बहुत सारे बिल पास करवाए गए। सिर्फ उसी समय नहीं, समय नहीं, उससे पहले भी कई बार हुआ। इनफैक्ट इसी सरकार ने 2008 और उसके बाद भी एनडीए सरकार ने ही इससे पहले कई बार करवाया है। और ये कह रहा हूँ कि तब भी उसका विरोध हुआ होगा, जो गलत है या गलत तरीके हैं अपनाए जाते हैं, उसका विरोध बतौर मीडिया में हम लोगों ने किया है, और लोग आज भी करेंगे। इसमें ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि एक जो बिल पास हो जाता है उसके नतीजे फिर सब
पूरे देश के ऊपर, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। हम लोगों ने आपने यहाँ पर कितनी बार बात की है कि जो प्रोसेस है वो रिग्रेस, उसको पॉलिश करने का प्रोसेस है। बहस होती है, सुधार आते हैं, सुझाव आते हैं, नहीं सहमति बनती है, सिलेक्ट कमेटी में कोई बिल जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं से अलग होके एक तरफा जाने के नुकसान दूसरे हैं कि आपने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी निगरानी के, बिना किसी पॉलिशिंग फिल्टर के एक कानून पास कर दिया है। दूसरा तो वो उस पर बात करेंगे क्योंकि इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं एक बार मेघनाद से और अरविंद से भी इस पर उनकी राय जान लूं कि जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर क्या क्या, उसमें क्या अच्छाइयां बुराइयां थी, और फिर हम इसके बिल के अंदर चलते हैं। पार्लियामेंट में जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था मेरे हिसाब से, क्योंकि संडे को अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो फिर क्लियरली ऐसे लग रहा था कि एक तो गवर्नमेंट के पास नंबर्स नहीं थे। काफी एमपीज ने ये बोला कि उनके पास नंबर्स नहीं थे, और फिर अगर डिवीजन वोट हो जाता जहां पर वोटिंग होता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सामने नंबर्स दिखते हैं, तो फिर ये शायद फार्म बिल्स पास भी नहीं होते। तो अगर आप इस नजरिए से देखे जाए तो फिर लोकसभा में उनके लिए इजी है पास करना वॉइस वोट से या फिर डिवीजन से, पर राज्यसभा में इतना इजी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि मेघनाथ, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए आप, क्योंकि आनंद भी कह रहे थे कि एक टेक्निकलिटीज वर्सेस दूसरी टेक्निकलिटीज। अब चूंकि सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे इसलिए वो वोटिंग के लिए बाध्य नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे तो क्या वो ध्वनिमत कराने के लिए बाध्य थे? ये बहुत ही गलत सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है रूल्स का, क्योंकि एक आप समझ लीजिए, मैं इतने सालों से पार्लियामेंट ट्रैक कर रहा हूँ, मैं एमपीज के साथ भी काम कर चुका हूँ, और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई वॉइस वोट को अपोज करना होता है तो एक एमपी, कोई भी एमपी उठकर बोल सकता है डिवीजन, ठीक है। उनको वो सीट पर होना जरूरी है, वो रूल में लिखा गया है, ठीक है। पर यूजुअली होता क्या है कि जब भी डिवीजन का मांग होता है और फिर अगर कोई डिसरप्शन शुरू होता है तो फिर थोड़े मिनट्स के लिए हाउस को अडजर्न किया जाता है ताकि सब लोग अपने सीट पर चले जाए और फिर डिवीजन हो जाए। और डिवीजन जब होता है तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि उनके हाउस की गेट्स बंद हो जाते हैं, लॉबीज क्लियर हो जाती है, और फिर उनको अपने सीट पर बैठकर 10 सेकंड दिए जाते हैं जिसमें वो वोट कास्ट कर सके। तो ये करना पॉसिबल है। तो ये रूल यूज करना कि अरे आप सीट पे नहीं थे और फिर डिवीजन बोल दिया, ये गलत है। और दूसरी चीज ये है कि काफी वीडियोस निकल कर आए। एक तो डेरेक ओब्रायन और 2-3 एमपीज ने कुछ वीडियोस डाले हैं जो अंदर हाउस के अंदर क्या हुआ वो उन्होंने फोन पर रिकॉर्ड कर पब्लिक कर दिया। अब ये इलीगल चीज है करना कि आप हाउस में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सेंट्रल हॉल में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। पर डेरेक ओब्रायन का ये कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी एक प्रक्रिया अगर आपने उल्लंघन कर दिया है जो कि डिवीजन वोट का है, तो फिर हम भी सोच रहे थे कि ये बताना बहुत जरूरी था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया ने एग्जैक्टली वैसे ही स्पिन किया कि ऑपोजिशन वाले हंगामा कर रहे थे तो ऑब्वियसली यही करना पड़ता। ऑब्वियसली ये नहीं करना पड़ता। अभी होना क्या चाहिए था कि उन्होंने बोला कि कुछ 4 से 5 एमपीज डिवीजन मांग रहे थे, और उनका डिवीजन इस चीज पर भी था कि वो बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाए? ताकि उस पर और अभ्यास हो, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, मिडलमैन, लॉबीज, सबको बुलाया जाए और फिर उनकी राय ली जाए, उसको लेकर वो बिल में अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जाए। जैसे अगर आप हम इस बिल पर तो बात करेंगे ही, तो मैं पर एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा। एक बड़ी मांग ये है कि एमएसपी का मामला है कि फार्मर्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट का एमएसपी को निकालने की तरफ ये एक कदम है। तो अगर आप स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी में भेजते तो फिर वहां पर आपको यही राय मिलती और फिर आप बिल में चेंज ला सकते थे कि एमएसपी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यही प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर्स का एक के बाद एक उल्लंघन किया गया। संडे को बिल बुलडोज किया गया और इसकी वजह से वो ऑपोजिशन का जो रिएक्शन था वो आया। मैं कंडोन नहीं कर रहा हूं उनका बिहेवियर कि वो माइक उठा के तोड़ने लगे एक्सेट्रा, वो बहुत गलत था। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और पर सरकार का जो रवैया है इस पूरे मामले में, अगर आप पिछले हफ्ते भी देख ले तो एक दिन में उन्होंने 7 बिल पास कर दिए।
क्योंकि कोई ऑपोजिशन का मेंबर नहीं था, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। टोटली ये पार्लियामेंट के सत्र में 25 बिल पास हुए हैं और एक भी स्टैंड कमिटी में भेजा नहीं गया। और तो जबकि सबसे छोटा सत्र है जी, और सबसे छोटा सत्र था, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल भी सत्र था। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये जो सत्र है ये बहुत सारे इश्यूज के बाद आ रहा है, जैसे इंडो चाइना का इशू है, पैंडेमिक का सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, पर इस पर किसी पर भी चर्चा नहीं हुई। अरविंद से भी एक बार उनकी बात जान लेते हैं, राय जान लेते हैं, ताकि हम फिर बिल पे बात कर सकें। अरविंद, एक बात मैं जी हाँ आनंद, एक बात मैं कहूंगा कि जो रूल्स है या जो लॉ है उसका, मैं मेघनाथ के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि रूल्स और जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, रूल्स है या कोई भी लॉ भी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्टेस्टेड हो सकता है और उस पर एक जूरी बैठ सकती है, एक न्यायपीठ बैठ सकती है। मतलब उस पर जजमेंट हो सकता है। किसी भी जो एडजुडिकेशन में या न्यायालय में क्या होता है कि लॉज के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पे, कॉन्टेस्टेड इंटरप्रिटेशन पर डिलिब्रेशन होता है। कॉन्टेस्टेड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, गलत इंटरप्रिटेशंस नहीं होते हैं। और गलत क्या है, ये इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है। पर ये पार्लियामेंट का मैटर है जो स्पीकर ने लिया गया था और स्पीकर को समन नहीं कर सकते, स्पीकर को क्वेश्चन नहीं कर सकते जुडिशरी में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं समन कर सकते वो स्पीकर के पास, लेकिन यह कहना कि कोई इंटरप्रिटेशन सही है और कोई गलत है, ये इंटरप्रिटेशन शब्द का इसका ही गलत मतलब है। इंटरप्रिटेशन पर अगर एक लॉ में इंटरप्रिटेशन कॉन्टेस्टेड होता है, इंटरप्रिटेशन ये बहुत इसकी बारीकी में जाने की बात हुई। इंटरप्रिटेशंस आर कॉन्टेंसस, दे आर नॉट राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत बारीकी में जाने वाली बात हुई आनंद, लेकिन जो स्थापित परंपराएं हैं उसका भी बहुत महत्व होता है संसद की कार्रवाई में, कि किस तरह से क्या चीज होती है, जिसका मेघनाथ ने इशारा भी किया कि अगर एक भी संसद सदस्य ने बोला वहां पे, राज्यसभा सदस्य ने, कि भाई वोटिंग होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद सरकार का जो रवैया रहा वो नीयत की बात दिखाता है कि नहीं, आपको ना सुनना था ना करना था, आपको बहुमत ना होते हुए भी बुलडोज करना था, वो आपने दिखाया। अरविंद, आपकी क्या राय है इस पूरे, जिस तरीके से ये बिल पास हुआ राज्यसभा में? शुक्रिया अतुल जी इस मौके के लिए हम लोगों को चर्चा में बुलाने के लिए। तो इसमें 2-3 बहुत अहम बातें हैं। पहला तो ये कि जब हम पीछे जाएंगे कि बिल की जरूरत थी कि नहीं थी, तो बहुत दिनों से मांग हो रही है, और क्योंकि सारे के सारे बिल जो है वो 60-65 साल पुराने हैं जो बने हुए हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, तो हाँ बदलाव था और बहुत लंबे समय से बदलाव की मांग आ रही थी, होने चाहिए थे जी। सरकार को ये करना था, ये नहीं करती तो कांग्रेस होती वो करती। उन्होंने भी अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें इसको शामिल किया था। अब बात है कि जो आप कह रहे हैं, जो आनंद जी कह रहे हैं और जो मेघनाथ ने कहा कि तरीका क्या हुआ है ना, सब कुछ बात उस पर आ गई कि आपने कैसे उसको अपनाया। तो अभी जैसे कि जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को मिला हुआ है, और वो संविधान की जो सूची है, संवर्ती सूची 7 की अनुसूची प्रविष्टि है 33, उसके अंतर्गत उन्होंने ये सब काम किए हैं। मैंने पढ़ा, उनको सुना था कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो वो कोई कोर्ट में जाएगा तो वो कहाँ टिकेंगे या नहीं टिकते हैं वो लेकिन उन्होंने कहा मैंने ऐसे किया है। अब किया तो आपने, जो उसके आगे रिजल्ट आएंगे वो तब की बात। अभी आपने तुरंत क्या किया, वो वहां पे फंस गया कि जो सबसे अच्छा तरीका ये था कि गलतियां कहाँ से होनी शुरू हो गई। मैं तो कहूँगा बिल आए, आपने सोचा, बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि भाई किसानों का देश है, यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ हो रहा है, वो कैसा रिजल्ट आएगा तो बात की बात है। आपने सोचा, अच्छा किया, आप जल्दी से ले आए, वो भी ठीक है। लेकिन क्या जो इसके स्टॉक होल्डर्स हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, या इसमें किसान शामिल किए गए? नहीं। अगर वो शुरुआत से इसमें शामिल किए गए होते, जो आप अध्यादेश लेकर के आए थे, आपका समय था, वो ठीक है, आपको कोविड का कॉल था, तो बहुत सारी चीजें जो है डिजिटल हो रही हैं, तो आप डिजिटली किसानों से मिले होते, 100, 200, 500 अलग अलग किसानों के, अलग अलग रीजन के किसानों से मिलना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ इतने टॉपिकल अलग अलग जोन्स हैं कि वहाँ हर जगह नहीं होता है। गेहूं पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में होता है ना, लेकिन महाराष्ट्र में तो उतना नहीं होता है। बिहार या पश्चिम बंगाल में तो धान होता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो
धन ज्यादा पैदा होता है, तो आपने उनके स्टॉक होल्डर्स को क्या शामिल किया? तो अगर आप सही तरीके से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं। अगर जब नहीं हुआ ना, यही शुरुआत, यहीं से विवाद की बात शुरू हो गई। तभी जो पेज फंस रहे हैं, चाहे वो जो सांसद हैं भाजपा हो पंजाब के, या फिर डेरेक ब्रेन हो तमिल टीएमसी के, या दूसरे जो और लोग हैं, जो उन्होंने सवाल उठाए कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति है वो इसमें कुछ करती। वहां पे कहने का सीधा मतलब था कि आप जो लोगों की आशंकाएं हैं, आप बने तो सरकार हो इसीलिए ना, आप जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने बिल पे कि इससे अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा एग्रीकल्चर में, तो बाकी लोगों की बात को सुनना चाहिए था। वहां पे उसको सेलेक्ट कमेटी भेजना चाहिए था, और जो किसानों की आशंकाएं हैं, मैं एमएसपी के इधर ही बात कर रहा हूँ, जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने पे बात होती, और ये सबसे अच्छा होता। भले इसको थोड़ा और समय लग जाता है, ये सब सरकार, ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार का समय नहीं है, सरकार के पास अभी 2024 तक का समय था, और उसको अगर तमाम इसके स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता, उनकी सलाह मशवरे को इसमें कंसल्ट किया जाता, लोगों की विचार शामिल होते, तो शायद और एक बढ़िया पुख्ता कानून सामने आता बनकर। बिल्कुल आता वो, और बिल्कुल आता और मजबूत होता, और जो मतलब इसमें कहीं सरकार की उनका नियत मंशा सब कुछ ऐसी रही कि अगर किसानों को भलाई हो तो और बेहतर तरीके से आते। और तो ये अच्छा नहीं, मतलब जिस तरह से वो पास हुआ बिल, ये जिस लाया गया, वो तरीका तो नहीं, जाहिर सी बात अच्छा नहीं है वो, जो संसदीय कार्यप्रणाली के लिए भी। और किसान, अब मैं ठीक आनंद जी कहते बहुत सारे लोग किसान नहीं देख पाते होंगे संसद, बहुत सारे पत्रकार या बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स वो भी नहीं देख पाते, सबको नहीं सुन पाते, जबकि उनको सुनना चाहिए, कम से कम किसान नेताओं को और दूसरे जो है उनको सुनना चाहिए, लेकिन नहीं किया। तो वो मतलब तरीका अच्छा नहीं है, तरीका सही नहीं था, वो संसदीय प्रणाली को सूट नहीं करता है। मैं आपको यहाँ पे रोक के, इसमें जो अंदर है, जो कानून के अंदर चीजें हैं, उस पर भी हम बात करें, क्योंकि समय का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं ये चाह रहा हूँ, जो तीनों ये कानून पास हुए उनके बारे में मैं बता दूं। एक तो पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। दूसरा है इसमें कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये संशोधन है, ये पहले से एग्जिस्टिंग जो आवश्यक वस्तुओं के दायरे में जो चीजें थी उनमें से कुछ चीजों को हटा दिया गया है, जिसमें तिलहन है, दाल वाली फसलें हैं, आलू, प्याज और तेल से जुड़ी, तो ये सारी चीजें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, उसमें से इनको निकाल दिया गया है। अब इन तमाम विषयों पर जो मेजर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगा। और सबसे पहले अरविंद आप ही से, कि एक तो ये बात कही जा रही है कि इस कानून में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। सरकार कह रही है कि उसने पूरा खोल दिया है किसानों के लिए, कि अब वो खुले बाजार में अपनी जो उपज है उसको बेचे, ना कि किसी मंडी और उसमें बंधन में रहे, या किसी राज्य के किसी जिले के बंधन में रहे, वो कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकती है। किसानों का डर ये है कि एमएसपी जो होता था, ये तो पहले भी था, एमएसपी के तहत सरकार कुल उत्पादन का 6% प्रोक्योर करती थी। पहले भी किसान अपनी उपज को बाहर के बाजारों में बेचता था निजी उनके जरिए। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई, इस पर मैं एक तो जानना चाहूंगा। दूसरा, एमएसपी का जो जिक्र नहीं है, एमएसपी का जिक्र होने से एक चीज होता है कि किसान अगर बाजार में निजी किसी भी के यहाँ दुकानदार या किसी आड़ती के पास जाता है, तो उसके पास अपनी बात को, अपने सौदे के समर्थन में एक सरकारी संबल, ढाढ़स, साहस होता है कि सरकार का एमएसपी ये है, इस पर आपको इसके आसपास आपको लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आज की तारीख में लोगों को डर ये है कि जब एमएसपी नहीं है तो सरकार 2 साल, 4 साल, 10 साल इसको कंटिन्यू तो कर सकती है, लेकिन चूंकि कानूनी कंपल्सन नहीं है, मजबूरी नहीं है एमएसपी, अब धीरे धीरे सरकार उससे हाथ खींच लेगी और पूरी तरह से किसान फिर निजी हाथों में, बाजार के हाथों में मजबूर होकर रह जाएगा। ये कितनी बड़ी चिंता है? बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता है किसानों की, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो करीब 14 करोड़ और 8 लाख के आसपास जो है सरकारी आंकड़ों में किसान हो गए हैं फिलहाल। जो जिसको पैसा देते हैं 10-11 करोड़ किसानों को तो इन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि भेजा है। उसके अलावा जो और मदों में आया है वो 14 करोड़ के आसपास ही खुद बताते हैं। अगर इसमें पशुधन को जोड़ दिया जाए, जो लाइव स्टॉक का काम करते हैं, तो मिला के हो जाते हैं करीब 27 से 28 करोड़ लोग, और उनके परिवार को मिला ले तो हो जाएंगे पूरे 60 करोड़, यानी कि आधे के आसपास किसान की आबादी, जो किसान के या उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं।
तो क्या इतनी बड़ी आबादी जो है वो किस हाल में है? यहाँ पे अतुल जी सबसे बड़ी चिंता क्या है, वो है इनकम की। एमएसपी 1964 में आया था, उससे पहले एमएसपी नहीं था, या कारोबार खेती से बहुत पहले से रहे होंगे और चलते रहे हैं, व्यवस्था भी चलती रहेगी। बहुत जैसे कि आपने कहा 6% तो नहीं, लेकिन 6% किसानों को पता, या अभी थोड़ा बदल गया, शांता कुमार जी की थी वो उसमें काफी साल हो गए होंगे, तो काफी कुछ आंकड़े बदल गए होंगे। जैसे यूपी में इस बार जो धान खरीद थी उसे 15% थी, तो आंकड़े बदल गए हुए। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आता है, किसान के पास जो क्या है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे लोएस्ट प्राइस वो माना है जो सरकार तय करती है कि चलो इस रेट पे मैं जो किसान है उसे 23-24 फसलें जींस जो है वो खरीदने की बात है। ज्यादातर खरीदा सिर्फ गेहूं और धान जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक सिक्योरिटी मिलती थी किसानों को, चलो कुछ तो है हमारे पास। एक होता ना आपके पास लड़ाई का बेस मिल जाता है ना, कि जैसे बिल बुक है तो संसद में कुछ नियम बनाएंगे, उनपे संसद लड़ रहे होंगे, ऐसे किसान के पास एक वो बेस था कि चलो ये न्यूनतम ही सही, लेकिन कम से कम है तो हमारे पास, वो अधिकतम था लेकिन वो कम से कम कुछ तो है जिसपे मैं खड़े होकर मैं लड़ाई करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, उससे पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे क्या जाएगा। तो इसीलिए जी, मेघनाथ से भी मैं इस पर थोड़ा सा एक बार उनकी राय ले लूं। मेघनाथ, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिक्र नहीं होने का सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये कितनी बड़ी चिंता है, वाजिब चिंता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अल्टीमेटली इसका नतीजा ये होगा कि सरकार धीरे धीरे, जब एमएसपी उसका कंपल्सन नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी की सारी एमएसपी जो देती है सरकार, वो मंडियों में जो एपीएमसीज हैं वहां पर जो लेन देन होता है उसके जरिए होता है। तो एमएसपी का कंपल्सन खत्म होगा तो धीरे धीरे ये मंडियां भी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर जो अरविंद जी ने बोला वो बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी का एक ऑब्वियसली एक ये ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसानों को कहीं और नहीं बेच पाए तो वो एमएसपी में सरकार को ही बेच दे, और बहुत कम बेचते भी थे। पर इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि वो एक बेस प्राइस सेट करते थे कि ये धान का इतना एमएसपी होगा और इसके ऊपर जो भी होगा वो आप मतलब ऑक्शनिंग में या फिर नेगोशिएशन में कर सकते हैं। तो ये अगर हटा देंगे तो फिर कोई बेस प्राइस ही नहीं बचेगा बेसिकली। और इसका दूसरा जो खतरनाक एक इफेक्ट हो सकता है वो हमको मेक्सिको जैसे देशों में भी देखा गया है, इसको वॉलमार्ट इफेक्ट भी बोलते हैं, कि बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस में बल्क में खरीद लेते हैं और फिर उसको बेचने लगते हैं। और फिर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो इतने डिस्काउंटेड प्राइस में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उनके हाई प्राइस में कोई डिमांड नहीं आता है, तो फिर उनको एक ही उपाय बचता है कि वो अपना धंधा बंद करके कुछ और करने लगे। ये काफी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी हुआ है, ये एग्रीकल्चर मार्केट्स में भी काफी देखने को मिला है, काफी देशों में देखने को मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो लॉ है, जो इसमें प्रावधान है, उसकी बात कर रहे हैं। जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्म, पर इसका एमएसपी से भी लेना देना है, क्योंकि अगर आप बोल देंगे कॉर्पोरेट्स को भी या फिर सबको भी कि आपको एक बेस एमएसपी पे ये खरीदना ही है, तो वो उसके नीचे नहीं जाएंगे और फिर वो फार्मर को एक वो उतना अश्योरेंस मिलेगा कि वो एमएसपी प्राइस जो बेस प्राइस है उस पर, उसके ऊपर वो नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। तो फिर सरकार क्यों नहीं इसमें ये प्रावधान कर देती? भाई, इसीलिए मैंने कहा कि अगर सलाह मशवरे होते तो सरकार अगर ये एक लाइन उसमें डालती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो होगी, लेकिन उसमें भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो बड़ी कंपनियां होंगी, जो वो इस एमएसपी के नीचे खरीद नहीं कर सकते इन कमोडिटीज का। जी, एग्जैक्टली। और तो भरोसा हो। जी, और एक और चीज यहाँ पर ये है कि जो मंडी में जो बेचने की बात हो रही है, तो काफी, जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में आई थिंक आनंद भी इस पर बात करेंगे, एपीएमसीज को 2006 में शायद हटा दिया था, और उसके बाद काफी रिपोर्ट्स भी आई है कि उनको फार्मर्स को एमएसपी के नीचे भी बेचना पड़ा है काफी बार। और जब प्राइवेट डील्स होते हैं, जो मैं अभी वॉलमार्ट इफेक्ट की बात कर रहा था, तो वो काफी चीजों में ये प्रॉब्लमैटिक हुआ है। तो एपीएमसीज को अभी ये बिल क्या कर रहा है बेसिकली कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहा है। एपीएमसीज एग्जिस्ट करेंगे, फार्मर्स जा सकता है, पर वहां पर अब उनको ऑप्शन है कि वो नहीं भी जा सकते। जैसे पंजाब और हरियाणा में कंपलसरी था कि आप एपीएमसी में जाके ही डील कर सकते हैं, पर अब वो सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता था। जी, एपीएमसी के बाहर भी ये डील्स कर सकते हैं और वहां पर आप डायरेक्टली कॉर्पोरेशंस को या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को या फिर होलसेलर्स को बेच सकते हैं। जी,
तो एक बार आनंद से भी जान लेते हैं। आनंद, ये जो चिंताएं जताई जा रही हैं एमएसपी को लेकर या फिर मंडियों को खत्म हो जाने को लेकर, या ये जो कृषि उत्पाद मंडी समितियां बनी हैं जिनके जरिए प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, ये जो इनके खत्म होने की चिंता है, या सरकार जो एमएसपी को लेकर एक वेग सा उसका अश्योरेंस है कि प्रधानमंत्री कह तो कुछ रहे हैं, अब यहाँ पर एक बड़ा वाजिब सी चिंता है कि बहुत वायरल एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जिसमें वो कहते हैं कि मेरा तो सारा जीवन ही रेलवे से बना है, तो मुझसे ज्यादा रेलवे की चिंता कौन कर सकता है, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी, मेरे जीवन में रहते रहते तो कभी नहीं होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 150 से ज्यादा रेलवे प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे दी जाती है। ये पहला कदम है। तो आप जो चीज कानून में नहीं रखते हैं, एमएसपी का प्रावधान अगर कानून में जिक्र नहीं है, तो आप वर्बल अश्योरेंस चाहे जितने भी दे लें, लेकिन वो किसी के लिए बाध्यकारी तो है नहीं। तो ऐसे में किसान कैसे भरोसा करे? आनंद? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। हाँ। कुछ ग्राउंड्स तो कवर हो गए हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहला है कि कोई भी, ये एक बहुत निलंबित तरह का सुधार जो कृषि सुधार है 1990 से रहा है, और कोई भी जो इस तरह के जो बाजार सुधार का वो कृषि क्षेत्र में हो, उसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स रहेंगे। जीएसटी को लेके कई प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, तो और उसी तरह से इसको भी लेके जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, इस पे थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो कमजोरी रहेगी इसके प्रैक्टिकल समस्याओं को हटाना, और विपक्ष के लिए जो रहेगा कि जो इससे अलार्म और थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, उसको एम्पलीफाई, उसको बड़ा करना। तो दोनों प्रक्रियाएं साथ चलेंगी। जैसा कि मेघनाथ बता रहे थे, तो एपीएमसी जैसे बिहार में 2006 में हटा दिया गया, और जो लोकल मंडियां हैं, तो मैं पिछले 1 साल से खुद भी एक छोटे स्तर का, बहुत छोटे लैंड होल्डिंग का किसान हूँ एक तरह से, हर सप्ताह में जाता हूँ, हाँ, अपने एक छोटे से होल्डिंग में। तो वो क्या है कि मैं दोनों बता रहा हूँ कि समस्याएं क्या आ रही हैं और इसके जो लाभ क्या है। लाभ ये है कि पहला कि चूंकि मंडियां जो हैं, एपीएमसी के जो बाजार समिति हम लोग की तरफ कहा जाता है, और मंडियां हैं वो बहुत दूर पे रहती हैं, तो छोटे किसान जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो बहुत कम जो है अंतराल पर जाके वहां नहीं बेच सकते हैं। तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लस जो है एक खास वजन के बाद ही वो चाहते हैं कि जाकर बेचें। तो अभी यहाँ क्या है कि रोड साइड पे कई सारे प्राइवेट जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनके होने से इनका जो है अगर कई बार एमएसपी से नीचे भी चला गया, तो चूंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बेच रहे हैं तो इनकम ऊपर गया है। तो बहुत सारे जो है इसका कोई, अब कुछ पार्टियों के संरक्षण में कुछ विरोध होगा, लेकिन बिहार में एपीएमसी 2006 हटने का कोई खास विरोध नहीं हुआ। बहुत लोग इससे, बहुत छोटे किसान खुश भी थे और अभी भी हैं। और हाँ, सॉरी आनंद जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए फिर बिहार का। हाँ, बताइए। नहीं, मैं आपकी ना कुछ बातों से बहुत सहमत हूँ। दूसरा ना, इसको थोड़ा सा वाइड एंगल से ना ऊपर से देखने की जरूरत है। देखा तो हमारे यहाँ जो 86% जो किसान हैं, है ना, उनकी जो लैंड होल्डिंग है बहुत कम है। उनके पास जो कृषि के संसाधन है वो बहुत कम है ना। आप मान लीजिए किसी आदमी के पास, जैसे मेरे पिताजी हैं, अगर मेरे पिताजी से आप पूछें, मैं जैसे जो आनंद जी है, मैं उनके बहुत उनसे सहमत हूँ कि वो मैं तो बेसिकली किसान कम पत्रकार हूँ। तो हमारे पास तो 10-15 एकड़ जमीन है और अच्छी खासी खेती करते हैं, हर तरह की खेती करते हैं, खूब नुकसान उठाते हैं, खूब प्रयोग करते हैं नए। अगर आप मेरे पिताजी से पूछेंगे कि मैं 3 भाई हूँ, पूछेंगे कि मैं हूँ और दूसरे 2 भाई क्या करें, तो बोलेंगे यहाँ से भाग जाओ और जाकर के तुम 10,000 रुपये नौकरी कर लो लखनऊ दिल्ली में कहीं पे, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ पिछले कुछ दिनों की, नहीं, तुम खेती में रहो, नए प्रयोग करो और उनको नए तरीके सुधारो, जो सिर्फ धान गेहूं मत उगाओ और आगे करो। वो हमने किया, हमने तरबूज उगाया, हमने सब्जियां उगाई और हम लाभ के क्षेत्र में है। वो मेरे अभी कृषि का ढांचा भी बदल रहा है। तो लेकिन वो कौन कर सकता था? वो सिर्फ मैंने किया, क्योंकि मेरे पास एक निश्चित पूंजी आ रही है, मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं और हमारे पास पैसा लगाने की क्षमता थी। मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाया, मैंने उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुए। सरकार ने हमें सब्सिडी भी दी थोड़ी सी, बल्कि ज्यादा इसमें। और मैं ट्रैक्टर है मेरे पास, वो 8 लाख रुपए का है।
कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसको ले पाए, पंपिंग सेट है, बोरिंग है। लेकिन क्या जब क्या होता है, मान लो अब मेरे जो फादर की जो लैंड होल्डिंग है वो हम तीनों भाइयों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, और मेरे पास बचती है मान लो 5 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ जमीन है, वो बट के अगर मेरे 2 भाइयों में 3 भाइयों में पौने दो एकड़ आती है, तो क्या मेरा छोटा वाला भाई पंपिंग सेट खरीदेगा? क्या वो बोरिंग करवा पाएगा? जो इसके हिस्से में आएगा शायद नहीं करा पाएगा। क्या वो इतना पैसा को लेकर कराएगा? नहीं। तो हम में से अब जिसके पास जो वहां रुक पाएगा, जिसके पास दूसरे संसाधन होंगे, वो जो है उसको सरवाइव करेगा, बाकी लोग दिल्ली मुंबई भागेंगे। मैं पता नहीं अपनी बात को समझा पाया नहीं। मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा था कि भारत में जमीनें जो है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से जमीनों का जो रकबा है, जो खेत है, वो छोटे हो रहे हैं। वो सिर्फ जमीन अधिग्रहण नहीं, वो है बढ़ती पॉपुलेशन, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जनसंख्या बढ़, इस मामले में जो मैक्सिको वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फेलियर का जो मैं आपको वापस आता हूँ कि इन दोनों के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में समझ लें कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। तो अगर मान लो जो पहले ये जो छोटी लैंड होल्डिंग है, अब इसमें कोई भी आदमी अगर वो धान गेहूं उगाता है, मान लीजिए 1 एकड़ वाला जो आदमी है जिसके पास 1 एकड़ जमीन बची है, अगर वो धान गेहूं उगाएगा तो कभी भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो हैंड टू माउथ रहेगा। लेकिन अगर वो सब्जी उगाता है, अगर वो फ्रूट उगाता है, अगर वो दूसरे जो मेडिसिनल फार्मिंग करता है, तो उसके पास थोड़ी सी संभावना है कि वो सरवाइव कर जाए। लेकिन अब उसके पास टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा? उसके पास उसको जो बीज खाद अच्छे वो कौन देगा? वो मैं अगर सब अच्छी नीयत की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज का समर्थन कर रहा हूँ या नहीं। वो कृषि पत्रकारों के सरकार का समर्थन, मैं सरकार समर्थन नहीं कर, मैं उसकी आशंकाएं और उसकी संभावनाएं बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि किसानों को जो इस समय का सिनेरियो, जो इस समय की स्थिति है, वो ये कहती है कि किसान एक साथ जुटे और मेहनत से मतलब जुटे और नए तरीके खेती करें। हमारे पास धान गेहूं की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमको उसको अभी करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब हंगर इंडेक्स से जोड़ने जाने जरूरत नहीं, इसका इंडेक्स है कि क्या हमारे पास और चीज जरूरत नहीं है। हम क्यों 80 रुपए टमाटर खाने पर मजबूर होते हैं जबकि गेहूं 15 रुपए किलो बिक जाता है वो। तो ये इसलिए हमें खेती को थोड़ा सा ना वर्गीकृत करने की जरूरत है। खेती में नए नए चीजों को सुधार होने की जरूरत है ताकि जो छोटे किसान वाला है वो उगा सके। इसके लिए जरूरत पड़ती है कि कोई नए लोग आए, उसमें इन्वेस्ट करें, तकनीकी लगाएं और वो करें, है ना। ये बात हो रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से चिंता क्या है? मेरे पास समय है या मैं वो करूं? नहीं, आप बताएं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोड़ा शॉर्ट में, हाँ, ताकि हम बाकी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यह है कि सबसे पहले आशंका बताते हैं। अब देखिए पिछले आप अगर आप नासिक जाएंगे तो आपको लगेगा कि नासिक वाले देखिए महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, गुजरात में इसको लेके कोई भी हलचल नहीं है, वर्धा में नहीं है, और मराठवाड़ा में जहाँ सबसे अधिक किसानों की दिक्कतें होती वहां पे भी अभी इस आंदोलन को लेकर कोई हलचल नहीं है, ज्यादा उस तरह से नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा में है। जबकि मराठवाड़ा विदर्भ दोनों किसानों के लिए आत्महत्या की मतलब जोन है एकदम वो। क्यों? वहां पे किसान परेशान तो है, एपीएमसी भी वहां बहुत तगड़े तरीके है, लेकिन अगर आप मराठवाड़ा और इन दोनों को देखेंगे तो पानी के और इन सब के अलावा भी नासिक किसान बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। वो प्याज की, वो टमाटर की, वो आलू नहीं बल्कि सेब की, अंगूर की, बनाना की, वो बहुत सी खेती करता है, सब कुछ इंपोर्ट होता है। जो अंगूर वहां पे 4 तरह के जो अंगूर होते हैं, जो काले हुए वाले, मैं तो नाम भूल गया, सबसे कम शायद बोलते हैं, वो विदेश जाता है, उसका 1% सिर्फ यहाँ आता है। तो क्यों? क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं। वो 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए लगाते हैं, 8 लाख रुपए कमाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक किसान 1 एकड़ में 15,000 रुपए या 4,000 रुपए लगाता है, सिर्फ 12,000 रुपए कमाता है। तो क्योंकि वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब मतलब जुड़े नहीं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक दिशा में वो आगे बढ़े हुए हैं। ऐसे बनासकांठा के, गुजरात के बनासकांठा में आलू उगाते हैं। पिछले दिनों आलू का ही केस हुआ था पेप्सिको के साथ में, वही संदर्भ। लेकिन क्या है कि अब यहाँ दिक्कत क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संविदा। एक सेकंड अरविंद, मैं थोड़ा सा, चूंकि आपने बहुत सारी बातें बता दी तो मुझे याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। आनंद, एक तो जो आप अपनी बात कह रहे थे वो खत्म हो गई, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, खत्म नहीं हुई है अभी। मैं उसमें कुछ समस्याएं मैं बता रहा था। वही मैं कह रहा हूँ, बीच में वो कट गई, तो आप उसको थोड़ा सा पूरा कर दें फिर हम। हाँ, तो एक तरफ से जो ये लिबरलाइज हुआ, जो सेलिंग एंड बाइंग जो है, खरीद बिक्री, उससे फायदे भी हुए, और एमएसपी से कई बार ज्यादा या कम इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लोगों की बढ़ गई है अब चीजें बेचने की। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया है क्योंकि जो बाजार है वो एकदम पास में ही है। तो ये सब फायदे हैं, लेकिन मुझे कुछ समस्याएं इसमें दिखती हैं और लोग भी बताते हैं। पहला है कि एपीएमसी में जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजर्स है।
वेइंग का, जैसे वजन जो है, वजन जो है क्या होगा, अब इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत आवश्यक है अगर इसको को पूरी तरह बदला जाता है, क्योंकि वो मंडी में जाके अब जो सामान लाया उसका वजन क्या है, तो पहले उसका एक मानक था, अब वो वजन में जो है ज्यादा जो है वेगनेस से जो है कई बार अनावश्यक जो है मानसिक तनाव और एक तरह की अनिश्चितता की स्थिति भी बनती है जी। और एक ये है, दूसरी बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि भविष्य के नीति निर्धारण के लिए, किसी निर्धारण के नीति के लिए एपीएमसी से जो डेटा है या जानकारी का जो एक खजाना था, वो अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बायर्स एंड सेलर्स हैं तो वो सूचना का इतना बड़ा खजाना गायब हो जाता है, क्योंकि और वो भविष्य के नीति निर्धारण के लिए जरूरी है। तो इस पर काम भी किया जाए कि एक बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। वो एक तीसरी बात है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो समस्याएं हैं किसानों की, उसका जो है अब इतने ज्यादा जो है खरीदार हो जाने से, ये होने से, अब अभी का जो कानून है उसमें जो जिला अधिकारी के बाद सबसे बड़ा अधिकारी जिला में है एसडीएम जो है, उसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं सभी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, और पावर से ज्यादा मुझे लगता है ये बर्डन दे दिया गया है, एक बोझ दे दिया गया है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो पावर भी बर्डन ही हो जाएगा, क्योंकि इतना ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक ही स्रोत बना देना, और उसके लिए नहीं ये किया गया है कि इतनी, जैसे कि एपीएमसी से जो भी ग्रीवेंस था वो एक जगह उसको डायरेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें एक मैकेनिज्म इन लोगों ने इस पर नहीं सोचा कि ऐसा हो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल है जो वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो और मल्टी लेयर हो जी। एक ही अधिकारी में इतना पावर, केंद्रीकृत जो व्यवस्था है उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है थोड़ा। तो मेघनाद, जो कि आनंद ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया और अरविंद ने बहुत सारी चीजों का पे रोशनी डाली है, हम आखिरी में उस पर बात करें, फिर हम दूसरे विषय पर चलेंगे। वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तमाम स्टडीज हैं जो मैक्सिको से रिलेटेड, उसमें मैक्सिको में वो बताती हैं कि किस तरह से वहां पर जो बड़ी जो कॉरपोरेशंस थी, उन्होंने जो बड़ी लैंड होल्डिंग थी, जो बड़े किसान थे जिनके पास बड़ी जोतें थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अल्टीमेटली जो सरकार का जो दावा है कि इससे किसान समृद्ध होगा, छोटे किसानों की, सबसे ज्यादा परेशान आज की तारीख में छोटी जोत वाला किसान है जिसके पास छोटे छोटे खेत हैं, जो उत्तर भारत के तमाम उसमें देखने को मिलता है, जिनके पास, या पूरे भारत में कहीं भी देखा जाए, जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, 1 एकड़, 20 बीघे, 10 बीघे, 50 बीघे, 25 बीघे। अब उसमें दिक्कत क्या है, उसने बताया कि उसमें निकल कर आया कि वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो छोटी किसान की जोतों को हाथ ही नहीं लगाते, वो बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगे। ये दूसरी तरफ बर्बाद होते गए एकदम से बुरी तरह से, क्योंकि इनके पास और कोई जरिया नहीं बचा। तो वो जो पर्पस है, फिर हमारे यहाँ तो ऐसे भी छोटी जोत वाले किसान बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई बाहर का मॉडल कॉपी कर लेना बजाय इसके कि कोई नया मॉडल डेवलप करना, ये ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि कानून में बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट में इन तमाम जो इसमें अच्छाई बुराई थी, जो दुनिया भर के मॉडल थे, उदाहरण थे, उनको सामने रखकर जब हम अपने कानून को तौलते तो शायद बात होती कुछ, लेकिन वो सब हुआ नहीं। तो ये सब बहुत ओपन एंडेड छूटा हुआ मामला है, जिससे बड़ी स्वाभाविक सी चिंताएं पैदा हो रही हैं। आपका क्या निष्कर्ष है इस पर? एक आई थिंक यहाँ पर ये बात हो चुकी है ऑलरेडी कि कैसे हमारे यहाँ पर 86% फार्मर्स छोटे लैंड होल्डिंग के, और आपने भी यही बात फिर से उठाई। यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव क्रिएट किया गया है काफी सालों से अभी कि एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। और जैसे आपने अभी अरविंद ने बताया, एक्चुअली वो प्रॉफिटेबल है, पर आपको वो तरीका क्या है, आप कैसे एग्रीकल्चर करते हैं और क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है।
अभी होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो छोटे फार्मर्स है, वहां पर जैसे अरविंद ने भी बताया, वो अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं आप कहीं और जॉब ढूंढ लीजिए क्योंकि यहाँ से तो पैसा आने वाला है नहीं, और छोटा हमारा फार्म है तो फिर वैसे भी शायद लैंड भी बेचना पड़े, जो भी करना पड़े। और विदर्भ में ये मैंने बहुत देखा है, मेरे भी काफी रिलेटिव्स है जो फार्मिंग करते हैं। तो छोटा सा फार्म था, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा एक छोटा सा फार्म था कुछ एकड़ों का, वो मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आई। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर थोड़े से रिसोर्सेज पूल करके आजू बाजू के भी थोड़े से फार्म लैंड्स खरीद लिए, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके वहां पर वेजिटेबल्स उगाने लगे, और फिर उसकी वजह से काफी फायदा हुआ। और ये जो एक्सेस जो है और ये जो मेथोडोलॉजी है जो फार्मिंग करने की, ये आई थिंक हमारे बेस किसान तक अभी तक पहुंची नहीं है। मतलब इतने साल हो गए हैं पर फिर भी अभी भी हमको किस्से देखने को मिलते हैं जहां पर फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, और काफी हद तक सुसाइड कर रहे हैं। तो फिर इसका ये एक निष्कर्ष है कि फार्मर्स को एजुकेट करना कि प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर हमारी कोई भी सरकार ने ज्यादा काम किया है नहीं। कोई भी यूनिवर्सिटी बनाकर आप कोर्सेज शुरू करके ये कर नहीं सकते, पर इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। और एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स काफी आ चुकी है पहले इस मामले में, जैसे आनंद ने भी पॉइंट आउट किया, 90s से ये डिस्कशन शुरू है एपीएमसी रिफॉर्म का, और काफी स्टेट्स ने एपीएमसी हटा दिया या फिर रूल्स भी चेंज कर दिया, और काफी एक्सपेरिमेंट्स इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो स्टैंडिंग सिलेक्ट कमेटी में भेजने का एक उपदेश था, कुछ अपोजिशन मेंबर्स ने ये भी बोला था कि ऑलरेडी ये पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सब बैठ के ये डिसाइड करें कि इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था और कौन सा नहीं था, और इस हिसाब से हम ये नया लॉ बनाए। आई थिंक दैट ये बहुत ही रीजनेबल सजेशन था, पर ऑब्वियसली इग्नोर किया गया। अच्छा, अब चूंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये विषय इसमें बहुत सी, कानून को इसको पढ़ने में जितना हमने पढ़ पाया जल्दी जल्दी में, उस पर हमने बातें की हैं। इसमें और भी तमाम पहलू हैं। अब चूंकि ये कानून बन चुका है और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से की मंजूरी मिलना बस बाकी है, तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि और भी पहलू जो सामने आएंगे आगे उस पर चर्चा करें। और अतुल सर, एक और चीज, एक्चुअली ये कानून तो हो ही गया, पर अभी लेबर कोड भी पास हो गया है, तो लेबर कोड भी एक बहुत ही बड़ा विषय है, वो भी एक है, प्लस FCRA भी है जो एनजीओस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ना लास्ट हफ्ते में इतने सारे लेजिस्लेशंस, इतने इम्पैक्टफुल लेजिस्लेशंस पास हो गए हैं, तो आई थिंक हमारे नेक्स्ट फ्यू चर्चा में हमको बहुत कवर करने के लिए कानून से जुड़े मसले हैं, तो हम इसमें एक एक कर चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तार से, बजाय कि हम 2 मिनट में संक्षेप में छूट बिल्कुल डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। अगला विषय है जिस पर मैं चाह रहा हूं कि हम बात करें, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स थे, उनका अचानक से दिल का दौरा पड़ने से बॉम्बे में निधन हो गया कल। और भारत के साथ रिश्तों के लिहाज से देखें, क्रिकेट के रिश्तों के लिहाज से, तो ऑस्ट्रेलिया के, तो डीन जोन्स उस टीम के सदस्य थे जो कि अजेय टीम इंडिया दुनिया में मानी जाती थी, और वो वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी सदस्य थे। आनंद, आप डीन जोन्स के पूरे करियर को या उसको कैसे देखते हैं? देखिए, डीन जोन्स उस अजेय टीम के बनने के समय आए थे, मतलब वो टीम बन रही थी जी। और उनका जो टेस्ट करियर रहा 84 से 94 तक रहा, और ज्यादा 10 साल रहा, और वो एक फ्लेयर, मतलब अपने समय में एक अलग अंदाज से खेलने, और एक थोड़ा सा जुझारू के साथ साथ उनको फोटो बैट्समैन कहा जाता था, जैसे फोटो शॉट्स फोटोग्राफर्स खरीद जो लेते हैं स्टेडियम में। तो वो स्टाइलिश और जैसे कि हाफ पिच पे आकर बैट्समैन को खेलना, तो ये सब को T20 के बहुत पहले उन्होंने किसी ने उनके ऑबिट में लिखा है क्रिकेट इन्फो पे कि
T20 seems an afterthought of a Jones innings, मतलब कि जोन्स इनिंग के बाद का विचार लग रहा है। तो ये था भारत में एक विडंबना देखिए कि उन सबसे इंड्योरिंग इमेज जोन्स की है जब चेन्नई की गर्मी में उन्होंने 86 में एक डबल सेंचुरी बनाया था और उल्टी करते हुए उस समय गर्मी से वो एडेप्टेड नहीं थे और ऐसा दंत कथा है कि एलन बॉर्डर ने कहा था कि अगर जुझारूपन नहीं दिखाएगा गर्मी में खेलने का तो वो चूंकि विक्टोरियन थे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रोविंस से आते थे, तो मैं उनके जो रीजनल प्राइड को किया कि मैं विक्टोरियन के जगह कोई क्वींसलैंड का बैट्समैन लाऊंगा। तो उसके बाद वो जो है करीब 1-1.5 दिन खेले थे उस गर्मी में और 210 बनाया था उसने। तो एक तो उस गर्मी में उनकी जो एपिक इनिंग्स है उसका इमेज है और दूसरी है उनका अंत भी भारत में ही हुआ, एक 5 स्टार होटल में एक असामयिक निधन हुआ। तो एक तरह की विडंबना है कि उस स्टेडियम की गर्मी से लेकर एक 5 स्टार होटल और इस बीच उनका रोल बदला है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से लेके टेस्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, वो टेस्ट पहला टाई टेस्ट था, दूसरा टाई टेस्ट, दूसरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला टाई। हाँ। तो इस बीच और जो उनका फ्लेयर था वो कमेंट्री में भी देखने को मिला, वो थोड़ा मजाकिया किस्म के और थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स कमेंट्री वगैरह, कई बार उसके कारण विवाद में भी आए। एक ऑफ एयर घटना उनके साथ हुई जब उन्होंने एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट ऑफ एयर एड ब्रेक में कह दिया था कि हाशिम आमला शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे तो टेररिस्ट कह दिया, शायद एक स्टीरियोटाइप, सबसे बड़ा विवाद यही रहा करियर में। हाँ, तो स्टीरियोटाइपिंग का उन पे आया कि दाढ़ी के कारण कहा, लेकिन एक वर्जन ये भी आया कि उनका यह मतलब नहीं था, वो मजाक कर रहे थे कि शॉर्ट लेग पे एक्चुअली हाशिम आमला बहुत अच्छी कैचिंग है और उनकी फील्डिंग काफी अच्छी है, तो वो कह रहे थे कि वो शॉर्ट लेग पे आतंक है। तो लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी है। हाँ, माफी मांगी क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करियर उनका वो माफी के बगैर चल नहीं सकता था, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो उसका, लेकिन माफी वो ब्रॉडकास्टिंग करियर उनका, क्योंकि और वो भी 10 स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे थे जो कि खुद एक मतलब वेस्ट एशिया के किसी कोई सुल्तान उस समय ओन करते थे। तो ये रहा और जो उसका मैंने काफी समय ले लिया आपका इसमें, लेकिन काफी दिलचस्प वो करियर है और उनका इंडिया में लंबा चौड़ा समय उन्होंने बिताया कमेंट्री के दौरान, तो उस लिहाज से उस पर बात करना बहुत जरूरी था। आज समय की थोड़े से पाबंदियों को देखते हुए अपनी चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे और उससे पहले जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसको पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आनंद आपसे ही आपका रिकमेंडेशन ले लेते हैं। हाल में मैंने एक किताब पढ़ी जो कि पिछले महीने आई थी, जो कि योगेंद्र यादव की किताब है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो उसमें ऑफ कोर्स वो अब एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, किसान नेता भी हैं, तो कुछ उनके बायसेज हैं, पूर्वाग्रह हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने पुराने अपने निबंधों को और जो एकेडमिक स्टडीज को कंपाइल किया है और उसको थीम्स में बांटा है। तो वैचारिक जो है मतभेद अलग चीज है, लेकिन जो विद्वता की गुणवत्ता के लिए और एक ब्रॉड स्वीप जो इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिदम है उसके लिए पिछले 3 दशकों पर उसका एक उनके पर्सपेक्टिव्स के लिए ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव। और फिलहाल इस सप्ताह के लिए यही है। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरे
मेरे कुछ 3 रिकमेंडेशन है। एक तो मैंने कल इनोला होम्स करके एक मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एकदम 70s के अमिताभ बच्चन की याद आ गई विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, 16 साल की। एकदम बहुत ओवर द टॉप टाइप ऑफ एक्शन है और बहुत मजा आया देखकर, तो वो जरूर देखिए। शर्लॉक होम्स से रिलेटेड है कुछ? हाँ, तो मतलब वो एक्चुअली एक एक्सपैंडेड यूनिवर्स का है कि बेसिकली शेरलॉक होम्स और माइक्रोफ्ट होम्स दोनों की एक सिस्टर होती है 16 साल की। उसको एक उनकी माँ बहुत फेमिनिस्ट। नो स्पॉइलर। अच्छा ठीक है, नो स्पॉइलर। पर बहुत ही सही, बहुत ही मजेदार मूवी है, प्लीज देखिए। लेट 1900 के समय में वो स्टोरी बताई गई है। दूसरा है, मैं अतुल सर का अनवर मकसूद का इंटरव्यू रेकमेंड करना चाहूंगा एनएल हिंदी पर। मैंने पूरी बेशर्मी से सोचा था कि इस बार मैं अनवर मकसूद कम से कम एक बार तो अपना रेकमेंड मैंने काम कर दिया आपका। तो मुझे ये बहुत ही मशहूर यंगकार है और एक्चुअली मैंने उनको पहले नहीं देखा था, पर बाद में मैंने YouTube पर उनके काफी शोज बिंज किए, बहुत ही मजेदार शोज है। वो एक मीम जो है ना कि अबे साले मैं यहाँ वहां निकल जाता हूँ, वो उसी महीने में से इनके ही शो से निकला है और उसकी वजह से मैंने काफी उनके शोज देखे। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, जरूर देखिए। और तीसरा रिकमेंडेशन मेरा है, एक्चुअली हमको काफी सब्सक्राइबर्स से और श्रोताओं से हमको रिएक्शंस भी आए। पिछले बार मैंने और शार्दुल ने गेमिंग पर बहुत बात की थी, तो उन्होंने बोला कि एक आप न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स गेमिंग का कुछ करते क्यों नहीं है। तो अभी हम, वैसे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर एक डोटा अंडरलॉर्ड्स कर गेम है, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप कार्ड गेम्स और टर्न बेस्ड स्ट्रैटेजी गेम्स के फैन है तो डोटा 2 जो मैं रेकमेंड करता रहता हूँ, उसका एक साइड में एक गेम बनाया है, डोटा अंडरलॉर्ड्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मोबाइल और फोन दोनों पे अवेलेबल है। बहुत ही मजेदार गेम है और बहुत ही चैलेंजिंग है, वो जरूर चेकआउट कीजिए आप। बहुत बढ़िया। अरविंद, आप क्या रिकमेंड करेंगे? पहले तो मैं सोच रहा था सिर्फ एक रिकमेंडेशन करूंगा, लेकिन क्योंकि मेघना ने 3 करके ना मुझे छूट दे दी है, तो मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। और मेरा इस तरह कभी शो का अनुभव नहीं रहा है और मैं अपने उसमें चलता रहता हूँ। तो मेरे 3 बातें हैं जो कि तीनों आज के संदर्भ को देखेंगे और आने वाले समय को देखेंगे तो उनको लेके है, कितने लोग सहमत होते हैं या उसके अलग बात है। तो सबसे पहला तो क्योंकि अभी सब कुछ किसानों के आसपास हो रहा है, सब कुछ खाने के आसपास हो रहा है, तो मेरा सबसे पहला जो सुझाव है 3 में से वो ये है कि मेरी एक स्टोरी मैंने पिछले दिनों की थी जो कि बुंदेलखंड में थी। आपको याद होगा कुछ लोगों को कि एक फिल्म आई थी जिसमें मदर इंडिया करके बहुत चर्चित हुई थी। उसमें किस तरह से एक साहूकार और बनिया जो होता है किसानों का शोषण करता है। तो लगता है कि बहुत लंबे समय हो गया, अब तो फिल्में ड्रग्स और पता नहीं किस किस पे बनने लगी हैं, तो करोड़ों मिलियन में बात होती है। तब वो 500 600 300 रुपए की बात होती थी। उस दौर में कैसे एक बनिया जो है किसी किसान को ठगता है, कैसे उसके रूल्स होते हैं। और जब आज आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, जब आपको लगेगा नियम में, तो उसमें एक सीन था जो बताता है कि कैसे वो जो शादी के लिए जो पैसे लेती है जो की माँ होती है मथुरा बाई, और उसके बाद में उसमें वो मथुरा बाई नहीं, सॉरी मैं नाम भूल गया, उनका नाम था सुंदर चाची जो होती हैं वो कैसे अपने बेटे की शादी के लिए पैसे लेती हैं। फिर बाद में पूरा कहानी ऐसे बदलती है कि जमीन जो होती है, जो राजकुमार लोगों की जो जमीन होती है, वो जो बनिया होता है उसके पास चली जाती है। तो आज के संदर्भ में कहूंगा कि वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लोग डर रहे हैं। तो मेरी एक स्टोरी है जिसका नाम था कि आज भी जिंदा है, मदर इंडिया गांव कनेक्शन पे है, मैंने वीडियो स्टोरी की थी। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि दरअसल अभी वो सब जिंदा है और अलग अलग नामों से अलग अलग व्यवस्थाओं चलते अभी भी किसानों का किस तरह शोषण कर रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगा, अतुल जी कुछ आप कह रहे थे क्या? नहीं, आप दूसरा बताएं। हाँ, दूसरी मैं बात कर रहा था कि हम और आप जो पढ़ते हैं, अच्छा है कि आनंद जी ने बताया वो किताब को पढ़िए, उसे लिखिए। इसके अलावा आपको लेकिन ज्यादातर आपका समय बीतता है ट्विटर फेसबुक पे, तो वहां मेरा सबसे ज्यादा जो सुझाव है पत्रकारों को भी, अपने साथी पत्रकारों को भी, सीनियर्स को भी, और जो पढ़ने वाले रिएक्शन देते हैं, इतनी जल्दी लोग रिएक्शन देते हैं क्विक कि आपने हेडलाइन पढ़ी, ट्विटर की पहली जो 3-4 लाइनें हैं वो तो पत्रकार मीडिया हाउस मजबूर है कि उस तरह से कुछ लिखते हैं कि आप पढ़ें, और आपको भी बस वो 2 शब्द दिखाई पड़ा तो उस पर टूट पड़े। कुछ भी करने के लिए आप आतुर रहते हैं। तो थोड़ा सा जो अच्छे पाठक बनिए और कम से कम थोड़ा गहराई में जाके आप पढ़ा करिए, कम से कम 2-3-4 किसी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गांव कनेक्शन या न्यूज लॉन्ड्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मीडिया हाउस की जो खबरें हैं उनमें थोड़ा पढ़ा करिए, फिर अपने कमेंट देंगे
तो ट्विटर पे भी जो आप धमा चौकी मचाते हैं उसमें आपको फायदा रहेगा और आप थोड़े सही नजर आएंगे। वहां पे कई बार आप जो हेडलाइन पे जो क्लिक जो करते हैं उसमें बाद में ना आपका भी डवाडोल मामला लगने लगता है। ये पाठकों के लिए है, ये उनके लिए। तीसरा जो सबसे मेरा अहम है, एज ए रूरल पत्रकार होने के नाते, ये किसान का बेटा होने के नाते, 2 बच्चों का पिता होने के नाते मैं कहूंगा कि जब भी आपको समय नहीं, आप फिल्म देखने जाते हैं, आप पार्क जाते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे या किसी और उस पे पिक्चरें देखते हैं, कार्टून दिखाते हैं अपने बच्चों को, जब भी आपके पास समय मिले अपने बच्चों को लेके पास किसी गांव जाइए। अगर आपका गांव नहीं है, आपका गांव सबसे पहले वहां जाइए। अगर आपका गांव नहीं है तो किसी आसपास के खेत में जाइए। कहने का अपने बच्चों का थोड़ा सा खेत करीब ले जाइए, तो क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि किसान का दर्द क्या है, समझ क्या है। क्योंकि ऐसे आपको भी लगेगा सब मेरे पैसे पे किसान पल रहा है, सब पैसे मेरे खाया जा रहा है जो मैं मेहनत से कमाता हूँ। तो जब आपके बच्चे वहां जाएंगे ना, जब वो बड़े होंगे, वो अधिकारी बनेंगे, तो वो भारत का जो दिल है, जो गाँव है, उनकी पीड़ा को समझ पाए। तो बस ये मेरे छोटे, इनको रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं और मेरे अंदर की बात भी है। अगर वो 2-4 लोग भी लागू करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मुझे लगा कि भारत के किसानों को बहुत भला होगा इसमें। तो शुक्रिया आज के लिए। तो मेरे इस हफ्ते के लिए 2 रिकमेंडेशन है। असल में 3 थे, लेकिन एक मेहनाद ने अनवर मखलूक साहब का ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है। लेकिन मैं उस पे काम करूंगा, मैं देखूंगा अभी कुछ, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं देखता हूँ उसको। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जो एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है, द सोशल डायलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है, और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मैंने भी देखी, वो बहुत, उसको जरूर देखें। इसके अलावा एक आर्टिकल है आज इंडियन एक्सप्रेस में, प्रताप भानु मेहता ने लिखा है, आज ही का आर्टिकल है वो, ताज़ा। तो हाउ डेयर यू टू आस्क समथिंग, इस तरह का टाइटल है उसका, उसको पढ़ें। ये मेरे रिकमेंडेशन है। और अब मैं जो मंच है वो मेघनाद के हवाले करता हूँ, अपील और फिर क्लोजिंग रिमार्क के साथ विदाई। मैंने अचल सर, मैं पिछले हफ्ते और उसके पहले सुदर्शन देख रहा था, पर पिछले हफ्ते मैं रिपब्लिक भी देख रहा था, क्योंकि ये जो दीपिका पादुकोण और ये जो तमाशा है वो काफी हद तक बड़ा हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग इतना, रिपब्लिक बार बार बोलते रहता है कि वो अब नंबर 1 है, बार्क रेटिंग में सबसे ऊपर है, और वो उनके चैनल पर हर 2 घंटे में वो कुछ 15 मिनट स्पेंड करते इस पर कि रिपब्लिक नंबर 1 है, और वो तक वाले हार रहे हैं और वो बाकी के न्यूज चैनल हार रहे हैं, चाय बिस्किट वाले भी। जी, चाय बिस्कुट वाले। तो मैं ये देख रहा था कि रिपब्लिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब पत्रकारिता में आपको तो पता ही है, और यहाँ पर हमारे साथ आज एक ग्राउंड रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, अरविंद। आपको तो पता ही है कि पत्रकारिता का ये है कि आपको फैक्ट बेस्ड न्यूज देना है, और एक जगह खड़े होके, अगर आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की बात करें, एक जगह खड़े होके आपको बताना है कि वो लोकेशन में क्या होना है। रिपब्लिक ने ये फॉर्मूला चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि उनके 6 रिपोर्टर खड़े रहते हैं, पर जब भी कैमरा उनकी तरफ आता है, जब भी उनका बात करने की बारी आती है, वो एकदम जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, इधर उधर कूदने लगते हैं, चलने लगते हैं, उनका कैमरामैन उनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे लगता है कि कौन सा ड्रामेटिक मूवी सीन शूट हो रहा है हर रिपोर्ट में। तो आप देखिए, जर्नलिज्म जो है वो ये नहीं है। आप अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करेंगे तो हम आपको, ठीक है, हम भी थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, हम भी थोड़ा सा सैटायर यूज करते हैं, पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सैटायर और जर्नलिज्म दोनों अलग अलग, सैटायर जर्नलिज्म का हिस्सा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं कूद फांद या भागना चिल्लाना, वो जर्नलिज्म का पार्ट नहीं। जी, वो जर्नलिज्म का पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं। ये आपका अटेंशन रखने के लिए कर रहे हैं, बहुत ड्रामेटिक करके कुछ भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी फॉलो करने लगते हैं, और सब चैनल कर रहे हैं, रिपब्लिक ही नहीं, सब चैनल दीपिका पादुकोण की गाड़ी कल दिन भर फॉलो कर रहे थे, और पता भी नहीं था क्योंकि सब चैनल अलग गाड़ी दिखा रहे थे। तो मतलब क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा था। एक रिपोर्टर थी गोवा से, वो पूरे रास्ते एक गाड़ी को फॉलो करती रही, और फिर वहां पे एयरपोर्ट पे जाके पता चला कि वो दीपिका नहीं, कोई और भी जी, और न्यूज 18 कोई और फॉलो कर रहा था, और आज तक वाले भी कोई और फॉलो कर रहे थे। तो वो कौन से डायरेक्शन में गए पता नहीं, पर दीपिका पादुकोण ऐसे अभी पता चल रहा है कि वो अभी भी गोवा में ही है। तो ये न्यूज नहीं है। और अगर आपको ये सर्कस से बचना है तो प्लीज इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, newslaundry.com पर जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, 300 रुपए महीने लगते, कर ही लीजिए।
अब आप इतना हमसे हम आपको इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, हम आपको इतना अच्छा तर्क बताते हैं, प्लीज थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अतुल जी, आनंद जी, अच्छा लगा आपको सुन के, थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।